हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट ऑडियो बुक को सुन रहे हैं, यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। यूपीएससी से लेकर कांस्टेबल तक सभी पेपर में जो है यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं लूसेंट से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि यह जो है एनसीईआरटी बुक का कंपाइलेशन है, तो इसमें उसके बहुत सारे फैक्ट इसमें ऐड हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में बहुत आसानी होगी, यानी कि आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो उसी क्षेत्र में मेरा ये एक कोशिश है, जिसमें हम लोग जो है इस समय लूसेंट के इकोनॉमिक सेक्शन को देख रहे हैं। उसमें आज हम लोग इकोनॉमिक के पार्ट फिफ्थ को देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा किया जाता है। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी सेबी के द्वारा विनियमित होती हैं। आईसीआरए लिमिटेड पूर्व में इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1991 में प्रमुख वित्तीय निवेश संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा एक स्वतंत्र और पेशेवर निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग के रूप में की गई थी। आज आईसीआरए और उसकी सहायक कंपनियां मिलकर आईसीआरए ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाती हैं। आईसीआरए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है जो सेबी से पंजीकृत है और आरबीआई से मान्यता प्राप्त है। यह बैंक ऋण, एनसीडीएस, सावधिक जमा, प्रतिभूतिकृत उत्पाद, सुरक्षा रसीद आदि पर रेटिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। ब्रिक वर्क का अपना कॉरपोरेट कार्यालय बेंगलुरु में है और देश भर में इसकी उपस्थिति है। ब्रिक वर्क ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसी बड़ी संख्या में बैंकों के मुद्दों का मूल्यांकन किया है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में बनाया गया है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में भी स्थापित किए गए हैं। सेबी का संपूर्ण प्रबंधन 6 सदस्यों की देखरेख में किया जाता है। इसका अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है तथा 2 सदस्य केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों में से ऐसे व्यक्ति नामित किए जाते हैं जो वित्त एवं कानून के विशेषज्ञ होते हैं। सेबी के प्रबंधन में एक सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से तथा 2 अन्य सदस्यों का नामांकन भी केंद्र सरकार द्वारा होता है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होता है, किंतु कोई व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही इस पद पर रह सकता है। 1988 में सेबी की प्राथमिक पूंजी 7.5 करोड़ रुपए थी, जो कि प्रवर्तक कंपनियां आईडीबीआई, आईसीआईसीआई तथा आईएफसीआई द्वारा भी दी गई थी। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां अब सेबी को ही प्राप्त हैं। नए प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को है। शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैठक में मताधिकार के संबंध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का भी अधिकार सेबी को ही है। सेबी संशोधन विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है।
इसी विधेयक में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। भारत के प्रमुख शेयर बाजार। नंबर 1, राष्ट्रीय शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति सन 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। सन 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI को इस बाजार एक्सचेंज की स्थापना का कार्य सौंपा। IDBI ही राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्य प्रवर्तक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए है। इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई के वर्ली में है। दूसरा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, यह दलाल स्ट्रीट में स्थित है। इसकी स्थापना 1875 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से किया गया था, जिसे 2002 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE कर दिया गया। 19 अगस्त 2005 से BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हो गया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI, इसकी स्थापना नवंबर 1992 में मुंबई में की गई। यह भारत में सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज एक्सचेंज नैस्डैक के आधार पर की गई है। OTCEI में उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनकी पूंजी का स्तर 30 लाख रुपए से 25 करोड़ रुपए तक हो। स्टॉक एक्सचेंजों में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI अधिकतम 26% तथा शेष 23% संस्थागत विदेशी निवेश FII हो सकता है। नोट: विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की कुछ कंपनियां हैं। नंबर 1, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, HDFC, ICICI बैंक, MTNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विप्रो, टाटा मोटर्स। नोट: अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नॉस्डॉक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी इन्फोसिस थी। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी अंश पूंजी या शेयर कहलाती है। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक BSE सेंसेक्स, यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का संवेदी शेयर सूचकांक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1978 से 79 है। BSE 200, यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1989 से 90 है। डॉलेक्स BSE 200 सूचकांक का ही डॉलर मूल्य सूचकांक डॉलेक्स कहलाता है। इसका आधार वर्ष 1989 से 90 ईस्वी है। चौथा, NSE 50, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज NSE सूचकांक का नाम बदलकर S&P CNX निफ्टी रखा गया है। इस समय भारत में कृषि वस्तुओं के एक्सचेंजों की संख्या 22 है, जिसमें 6 राष्ट्रीय एक्सचेंज हैं। ये राष्ट्रीय एक्सचेंज इस प्रकार है। नंबर 1, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई MCX। नंबर 2, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड मुंबई NCDEX। तीसरा, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद NMCE। चौथा, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड ICEX नई दिल्ली। पांचवा है एस डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड ACE गुजरात। छठा, यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड नवी मुंबई। बजट, अगला टॉपिक है बजट। बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, जिसका अर्थ है एक छोटा चमड़े का थैला, बैग। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल 1721 से 1742 ने अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक थैले में रखा हुआ था।
जब वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों को संसद में प्रस्तुत किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि बजट खोला गया। इसके बाद वार्षिक आय व्यय के प्रस्तावों के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा। नोट: भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट के प्रकार: नंबर 1, संतुलित बजट। जब बजट प्राप्तियां बजट व्यय के बराबर होती हैं तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था में कुल मांग के स्तर में मामूली वृद्धि होती है और जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के निकट होता है तो इसकी अनुशंसा की जाती है। दूसरा, घाटे का बजट। जब बजट प्राप्तियां बजट व्यय से कम होती है तो उसे घाटे का बजट कहा जाता है। इसी बजट की अनुशंसा तब की जाती है जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो और कुल मांग बढ़ाने की आवश्यकता हो। अधिशेष बजट। जब बजट प्राप्तियां बजट व्यय से अधिक होती हैं तो उसे अधिशेष बजट कहा जाता है। ऐसी बजट की अनुशंसा तब की जाती है जब मुद्रास्फीति अंतराल होता है और समग्र मांग करने की आवश्यकता होती है। नोट: भारत जैसे विकासशील देश में घाटे का बजट पेश किया जाता है। विभिन्न प्रकार के बजट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिसिट। नंबर 1, बजट घाटा, बजट डिफिसिट। इसमें सरकार का कुल बजटीय व्यय बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। बजट घाटा बजटीय व्यय राजस्व प्लस पूंजी माइनस बजटीय प्राप्तियां राजस्व प्लस पूंजी। इस अवधारणा का प्रयोग 1957 में बंद कर दिया गया क्योंकि यह केवल भारतीय रिजर्व बैंक से भारतीय उधारी को प्रतिबिंबित करता है। नंबर 2, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट। यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजस्व घाटे को जनता से उधारी या विनिवेश के माध्यम से या राजस्व व्यय में कटौती, मुख्य रूप से सब्सिडी करके वित्त पोषित किया जाता है। उच्च राजस्व घाटा सरकार को सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर अपने खर्च में कटौती करने के लिए विवश करता है, जिससे सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होता है। घाटे के वित्त पोषण के लिए उधारी के माध्यम से धन जुटाने से दायित्व अनुत्पादित ब्याज भुगतान बढ़ता है और साथ ही सरकार की साख पात्रता भी कम होती है। तीसरा है प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। यह राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए राज्यों, संवैधानिक और सांविधिक निकायों आदि को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुदान सहायता के बीच अंतर। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान। या वास्तव में केंद्र सरकार के उपयोग व्यय के लिए उपयोग की गई राजस्व प्राप्तियों की राशि है। नोट: प्रभावी राजस्व घाटा शब्दावली केंद्रीय बजट 2012-13 में आरंभ की गई। चौथा, राजकोषीय घाटा, डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट। यह सरकार की आय और उसके व्यय का अंतर है। यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। यह साधन का उपभोग एक निश्चित समय पर सरकार की वास्तविक देयता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। राजकोषीय घाटा बराबर बजट घाटा प्लस बाजार उधारी प्लस देयता। नोट: राजकोषीय घाटा केंद्र सरकार की राजकोषीय कार्य निष्पादनता को मापने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीतिगत मापदंड है। यह बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत है। राजकोषीय घाटा का प्रभाव: इसका जीडीपी समृद्ध पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि बजटीय राजस्व की एक बड़ी राशि केंद्र सरकार द्वारा उधारी के ब्याज का भुगतान पर खर्च हो जाती है और इस प्रकार निवेश में कमी आती है। केंद्र सरकार द्वारा अधिक उधारी आरबीआई से उधारी से अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे एक समयावधि में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। इससे मुद्रास्फीति में उत्तरोत्तर वृद्धि की स्थिति पैदा होती है। उच्च राजकोषीय घाटे का ह्रासकारी प्रभाव होता है क्योंकि इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे भारी राजकोषीय घाटे का
प्रबंधन करने के लिए सरकार द्वारा बड़ी उधारी से निजी निवेशकों के लिए धन की उपलब्धता कम हो जाती है। उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सरकार की ऋण पात्रता भी कम हो जाती है। राजकोषीय घाटे को सार्वजनिक व्यय कम करके और राजस्व में वृद्धि करके नियंत्रित किया जाता है। सार्वजनिक व्यय निम्न प्रकार से कम किया जा सकता है। नंबर 1, सब्सिडियों का यौक्तिकरण। नंबर 2, सरकारी कर्मचारियों को बोनस, एलटीसी, अवकाश, नकदीकरण आदि के संदर्भ में राजस्व व्यय में कमी। और तीसरा, अन्य परिहार्य राजस्व व्यय में कटौती करना। राजस्व में वृद्धि निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में कर आधार बढ़ाकर। नंबर 2, कर चोरी रोककर। नंबर 3, विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन कर। और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामरिक क्षेत्रों में प्राप्त निधि का उपयोग कर। पांचवा, प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट। वह राशि जिसके द्वारा अपने ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह राजकोषीय घाटे और सरकार द्वारा ब्याज भुगतान का अंतर है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर उधारी की आवश्यकता को इंगित करता है। यह पिछले ऋणों पर ब्याज भुगतान का भार वहन नहीं करता, यह केवल कुल उधारी को इंगित करता है। नोट, यह अवधारणा 1993 से 94 के बजट में प्रारंभ की गई थी। अगला है मुद्रीकृत घाटा, मोनेटाइज डिफिसिट। यह आरबीआई से केंद्र सरकार द्वारा नई मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से ली गई उधारी को बताता है। इसका सहारा तब लिया जाता है जब सरकार राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए बाजार से उधार नहीं ले सकती। यह नई मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों के विरुद्ध उपलब्ध कराई जाती है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था, डिफिसिट फाइनेंसिंग। घाटे की वित्त व्यवस्था को सार्वजनिक ऋणों और नई मुद्रा के सृजन के माध्यम से बजटीय घाटे के वित्त पोषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था से आशय चालू राजस्व और सार्वजनिक उधारी से अधिक व्यय से है। सरकार निम्न प्रकार से घाटे का वित्त पोषण कर सकती है। नंबर 1, आरबीआई ने अपना संचित नकदी भंडार निकालकर। दूसरा, सरकार द्वारा ही नई मुद्रा का निर्गमन। तीसरा, आरबीआई ने उधार लेकर। और आरबीआई सरकार को अधिक करेंसी नोट छापकर ऋण देता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्देश्य, नंबर 1, मंदी के उपचार के रूप में कार्य करना। दूसरा, सब्सिडी के लिए। तीसरा, कुल मांग बढ़ाना। चौथा, ब्याज के भुगतान के लिए। पांचवा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की हानि पर काबू पाना। छठा, निर्धनता रोधी कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए। घाटे की वित्त व्यवस्था के प्रतिकूल प्रभाव, नंबर 1, मुद्रास्फीति का मार्ग प्रशस्त होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है और लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ जाती है, जिससे समग्र मांग बढ़ जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। दूसरा, यह बचत और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तीसरा, इसमें असमानता के स्तर में वृद्धि हो जाती है। चौथा, यह कीमत वृद्धि के कारण भुगतान संतुलन में घाटा पैदा कर सकता है, जिससे वैश्विक बाजार में निर्यात अप्रतिस्पर्धी हो जाती है। पांचवा, इससे उत्पादन की लागत बढ़ सकती है। नोट, यदि कम राजस्व व्यय और उच्च पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था की है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मामले में उधारी का अर्थव्यवस्था में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और घरेलू उत्पाद अधिक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि अधिकांश घाटे का वित्त पोषण राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है तो यह
भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत बुरा हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उधारी के संदर्भ में इस भारी दायित्व के माध्यम से केवल नियमित खर्चों से निपटा जाता है और पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था की स्थिति। भारत ने पहली बार 1969 में इस साधन का उपयोग किया और तब से उच्चतर राजकोषीय घाटे से निपटने के लिए 1991 तक ये एक निश्चित परिघटना बन गया। हालांकि 1991 के बाद भारत घाटे की वित्त व्यवस्था पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए राजकोषीय समेकन के रूप में राजकोषीय सुधारों की और धीरे धीरे आगे बढ़ा है। इस संबंध में 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम बनाया गया। नोट: राजकोषीय समेकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजकोषीय घाटे को प्रबंधनीय स्तर तक कम करने का उपाय कर अर्थव्यवस्था के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार लाया जाता है। राजकोषीय समेकन के घटकों में बेहतर राजस्व प्राप्तियां और बेहतर तालमेल वाले व्यय शामिल हैं। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है। 1859 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक विशेष सदस्य सर जेम्स विल्सन को वित्त सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया। इसलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो अप्रैल 1 से 31 मार्च तक चलता है, केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियां तथा व्ययों का एक विवरण पार्लियामेंट के सामने रखना आवश्यक होता है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान में बजट के लिए प्रस्तुत शब्द को केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में की गई है। संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी है। राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तिथि पर लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। परंपरागत रूप से प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर बजट लोकसभा में पेश की जाती है। नोट: यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1921 में नियुक्त आर्कवर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1924 में यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए और 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया गया और तभी से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया और 2017 के रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के 7.5 माह की अवधि के लिए था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958 और 1959 का बजट पेश किया और बजट को पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि अगले वर्ष से बजट 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा। भारत में अभी तक वर्ष 2013 सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए थे, जबकि पी चिदम्बरम ने 8 बजट पेश किए थे। वित्त मंत्री के रूप में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू करने की घोषणा की। अंग्रेज़ों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो उसके लिए शाम के 5 बजे का समय रखा गया था, लेकिन 1999 में राजग सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया। 25 फरवरी 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और
29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट का टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ था। भारत में बजट सामान्यतः निम्नलिखित अनुमानों को व्यक्त करता है। नंबर 1, विगत वर्ष के वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय। दूसरा, चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान। तीसरा, आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान। इस प्रकार भारत में बजट प्रस्तुतिकरण का संबंध 3 वर्षों के आंकड़ों से होता है। भारत के बजट में घाटे का वर्तमान रुझान। आगे बढ़ते। टैक्स। कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है जो कर आधार से संबंधित होता है तथा उसके बदले करदाता को आवश्यक रूप से कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। कर आधार से आशय उससे है जिसको आधार बनाकर कर लगाया जाता है, जैसे कि आयकर का आधार आय है। कर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष। दूसरा, परोक्ष। नंबर 1, प्रत्यक्ष। हम उन करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं जिनके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न कराघात इम्पैक्ट तथा करापात इंसिडेंस उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है। दूसरा, अप्रत्यक्ष कर। जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है यानी कि दूसरों पर लगाया जा सकता है उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रतिभूति विनिमय कर एसएसटी की शुरुआत 1 अक्टूबर 2004 को की गई। यह कर घरेलू स्टॉक एक्सचेंज में हुए लेन देन पर लगाया जाता है। केंद्र को सर्वाधिक निवल नेट राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों को नहीं करना होता है। नोट, वंशागत संपत्ति की बिक्री पर पूंजी लाभ कर लगता है। प्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर। नंबर 1, व्यक्तिगत आयकर। नंबर 2, निगम कर। नंबर 3, उपहार कर। 4, आस्ति कर। 5, व्यय कर। 6, संपत्ति कर। पूंजी लाभ कर। 8वां, लाभांश कर। 9, ब्याज कर। 10वां, प्रतिभूति व्यवहार कर एसटीटी आदि। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर। नंबर 1, होटल प्राप्तियों पर कर। नंबर 2, भू राजस्व। नंबर 3, कृषि आय पर कर। 4था, व्यवसाय कर। 5वां, गैर सरकारी अचल पर संपत्तियों पर कर। 6ठा, रोजगार पर। 7वां, पथ कर। अप्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर। नंबर 1, सीमा शुल्क आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है। दूसरा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तीसरा, केंद्रीय बिक्री कर। चौथा, सेवा कर 1994 से 95 से। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर। बिक्री कर, व्यापार कर। दूसरा, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क। तीसरा, राज्य उत्पाद शुल्क। चौथा, वाहनों पर कर। 5वां, विज्ञापन पर कर। 6ठा, प्रवेश कर। 7वां, शिक्षा उपकर। सट्टेबाजी पर कर। 8वां, सट्टेबाजी पर कर। 9, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर। ये सब राज्य सरकार लगाती है। आगे, नोट मूल्य वर्धित कर वैट सबसे पहले हरियाणा में और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। महत्वपूर्ण कर सुधार समितियां समिति और कार्यक्षेत्र। वाचु समिति प्रत्यक्ष कर। एलके झा समिति अप्रत्यक्ष। राजा चलैया समिति कर सुधार। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर। पार्थ सारथी सोम समिति कर नीति। वाईवी रेड्डी समिति आयकर छूटों की समीक्षा। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि। केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण। रंगराजन समिति पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में किया गया था। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में सर्वप्रथम 1994-95 के वित्तीय वर्ष में 1 जुलाई 1994 में 3 सेवाओं सामान्य बीमा, स्टॉक ब्रोकर एवं टेलीफोन सेवा पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश चलैया समिति ने की थी। चलैया समिति ने गैर कृषकों की 25,000 रुपये से अधिक की वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की संस्तुति की गई थी। केंद्रीय बिक्री कर एक ऐसा कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है पर जिसकी वसूली राज्य सरकार करती है तथा इसकी राजस्व प्राप्ति
राज्य द्वारा ही ले ली जाती है। इसकी शुरुआत 1% की अत्यंत ही अल्प में 1982 में शुरू किया गया था। नोट: सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी वित्त मंत्रालय है। अगला टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई। अब तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार या दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, जो सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के ऊपर लगेगा। एक वस्तु के ऊपर जो भी जीएसटी कर की दर होगी वह पूरे देश में एक ही रहेगी। 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर इन दरों पर कर लगेगा। 0.25%, 5%, 12%, 18% और 28%। अपरिष्कृत रत्नों और आभूषणों, पत्थर आभूषणों पर 0.25% की विशेष दर से और सोने पर 3% कर लगेगा। संविधान में जीएसटी की परिभाषा के अनुसार मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। दूसरी ओर 5 पेट्रोलियम उत्पाद नामतः कच्चा तेल, मोटर स्प्रिट पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया और जीएसटी परिषद इन 5 उत्पादों पर जीएसटी लागू करने की तिथि का निर्धारण कर सकती है। जीएसटी लागू करने के लिए संसद से पारित विधेयक: नंबर 1 केंद्रीय जीएसटी विधेयक 2017, नंबर 2 एकीकृत जीएसटी विधेयक 2017, तीसरा जीएसटी राज्यों की क्षतिपूर्ति विधेयक 2017 तथा चौथा केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी विधेयक 2017। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। इसमें राज्यों के बीच विशेष रूप से विनिर्माण करने वाले राज्यों में आशंका थी कि जीएसटी को लागू करने से उन्हें राजस्व की हानि होगी। इसलिए संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गई। जीएसटी से मुक्त वस्तुएं: प्राकृतिक मधु, दूध, फूल, झाड़ू, खुला खाद्य पदार्थ, लस्सी, खुला पनीर, दही, प्रसाद, जगेरी, गुड़, नमक, स्वास्थ्य सेवाएं, काजल, चित्रकला की किताबें, शिक्षा सेवाएं, अंडा। नोट: विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने वर्ष 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी के लाभ: नंबर 1 सकल वार्षिक टर्नओवर 20 लाख तक होने पर कोई कर नहीं। नंबर 2 पूर्वोत्तर, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए छूट की सीमा 10 लाख। तीसरा, छूट सीमा से नीचे एक कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के साथ स्वैच्छिक कर भुगतान कर सकते थे। चौथा, यदि कर छूट की सीमा में है तो पंजीयन की कोई ज़रूरत नहीं है। जीएसटी परिषद संरचना: अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, उपाध्यक्ष राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच निर्वाचित, सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य तथा सभी राज्यों के वित्त कराधान मंत्री। गणपूर्ति कोरम: कुल सदस्यों का 50%। मान: राज्य का मान 2/3, केंद्र का मान 1/3। निर्णय: 75% बहुमत से। नोट: जीएसटी परिषद जीएसटी संबंधी सभी मुद्दों तथा विधि, नियम व दर आदि पर निर्णय करेगी। संवैधानिक संशोधन से यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों और वोटिंग के कम से कम 3/4 वोटों से किया जाएगा। ऐसी बैठक में केंद्रीय सरकार के वोटों का मान कुल डाले गए वोटों का 1/3 होगा और सभी राज्य सरकारों के वोटों का एक साथ मिलाकर उस बैठक में डाले गए कुल वोटों का 2/3 मान होगा। जीएसटी परिषद निर्णय: जीएसटी से छूट के लिए सीमा 20 लाख रुपए होगी, विशेष राज्यों में 10 लाख। सरकार मौजूदा क्षेत्राधारित छूट योजनाओं को प्रतिपूर्ति योजना में बदल सकती है। 4 कर दरें हैं: 5,
12, 18 और 28 कुछ वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं। कीमती वस्तुओं के लिए अलग दरें, खास विलासिता वस्तुओं पर 28% की सर्वोच्च दर के ऊपर शेष भी लागू। सभी प्रशासनिक नियंत्रणों के लिए एकल मंच सुनिश्चित करना। 155 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले 90% करदाता राज्य के कर प्रशासन के अधीन रहेंगे। जीएसटी से समाहित अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य सरकार, राज्य वैट। दूसरा है उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार में, औषधीय और प्रसाधन सामग्री। तीसरा है अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, विशेष महत्व की वस्तुएं। चौथा है अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, कपड़ा उत्पाद। पांचवा है अतिरिक्त तट कर। छठा है विशेष अतिरिक्त तट कर। सातवां है सेवा कर। आठवां है केंद्रीय अधिभार और उपकर, जब तक कि वह वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो। अन्य सरकार, राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन पर कर, क्रय कर, लॉटरी, सट्टे और जुए से जुड़े कर, और राज्य स्तरीय अधिभार व उपकर, जब तक कि वे वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो। रुपये 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले 10% करदाता ही केंद्रीय कर प्रशासन के अधीन आएंगे। रुपये 1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं का विभाजन केंद्रीय तथा राज्य के कर प्रशासन के बीच समान रूप से होगा। जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष कर, 8 केंद्रीय, 9 राज्य स्तरीय और 23 केंद्रीय और राज्य स्तरीय उपकर समाहित। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।